लास्ट क्लास में हम लोग जो तीन टॉपिक थे डिफरेंशिएशन लिमिट्स उसके वो कि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि उसमें कोई डाउट हो या कल का जो पेपर हुआ उसमें कोई डाउट हो तो मुझे पहले पूछना। Question number 4. Limit of extending to 0 1 minus cos of 1 minus cos x divided by x raised to 4. ठीक है, क्वेश्चन ये है क्या आंसर आएगा इसका। तो अभी सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपको दिख रहा होगा क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए तो चलो बात की बात है, क्या कर सकते हैं। एक ही चीज कर सकते हैं 1 minus cos x की फॉर्मूला। What is formula of 1 minus cos x? और ये जो 1 minus cos x तो cos x एंगल है, राइट। तो 1 minus cos x is 2 sin square x by 2। 1 minus cos x क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 sin square x by 2। अच्छा, यहाँ पर ये फॉर्म कौन सा बनता है, अगर आपने चेक किया होगा x को अगर आप 0 रखोगे तो what is value of cos 0? 1 1 minus 1 0। what is value of again cos 0? 1 1 minus 1। it's a form of 0 by 0। जब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया अब कौन सा फॉर्म है, x को 0 रखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 0 0 एंड व्हाट इज cos 0 1 1 minus 1 0 अगेन 0 by 0 फॉर्म। और वो हमेशा बनना ही है हर स्टेप में, जब तक आप लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करते तब तक वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा ही बनेगा। और बनना ही चाहिए, अगर नहीं बना तो फिर आपकी कोई मिस्टेक है। अब ये जो वापस कौन सी फॉर्मूला लगाऊंगा 1 minus cos, क्या होगा 1 minus cos 2 sin square एंगल का हाफ, तो 2 sin square x by 2 whole divide by 2 divide by x raised to power 4। ये 2 और ये 2 कैंसल। अब कौन सा फॉर्म है, वापस 0 by 0। बिकॉज x को अगर आपने 0 रखा तो sin 0 is 0, अगेन sin 0 is 0, तो अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ 0 by 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने की ट्राई करो कि हर स्टेप में आपको कहीं कंफ्यूजन हो ना कि भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, तो आपको चेक कर लेने का क्या वो इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है मींस कुछ मिस्टेक है, वरना वो या तो 0 by 0 देगा या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वो देगा पक्का। तभी तो लिमिटेशन ढूंढना है, राइट। अब साइन की प्रॉपर्टी है, साइन की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर साइन का एंगल 0 बना तो वो टर्म नीचे होना चाहिए। क्या वो बन रहा है 0 ये, यस। तो फिर नीचे क्या चाहिए, क्या चाहिए एक्सप्रेस बाय कोट कैसे चाहिए। अभी साइन का एंगल अगर ये है तो फिर ये पूरा टर्म मुझे चाहिए, वो भी स्क्वायर चाहिए उसका, ठीक है साइन स्क्वायर है। तो नीचे क्या चाहिए साइन रेज़ टू पावर 4 x by 2 चाहिए, समझ आया। तो अगर यहाँ पर x होता तो आपको x स्क्वायर चाहिए होता, अगर यहाँ पर sin स्क्वायर x by 2 है तो आपको sin स्क्वायर x by 2 चाहिए, उसका स्क्वायर है तो आपको क्या चाहिए होगा sin रेज़ टू 4 x by 2, ठीक है। इतना तो हो जाए। अब लिमिट, अच्छा अब ये आप जब अप्लाई करेंगे अपने sin स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर x by 2 अपॉन sin रेज़ टू 4 x by 2, राइट। अब अगर आगे सोल्व करते हैं तो अब इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा 1। पर अब आप लोग प्रॉपर्टी चेक करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x इक्वल टू 1।
ना रूल के हिसाब से जब मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो ये 0 होना चाहिए, अगर ये 0 है तो वो टर्म अगर नीचे हुआ तो देन वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू sin x back इक्वल टू 1। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जब x को 0 रखा तो ये 0 बन रहा था, ये 0 बन रहा था, तो मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो उसके हिसाब से ये आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, ये आपको डिनोमिनेटर में चाहिए 6 का और स्क्वायर चाहिए ना, तो sin स्क्वायर x by 2 का स्क्वायर क्या किया मैंने sin to 4 x by 2। अब वही लिमिट अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो ये भी क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर मैं x को 0 तो ये भी तो साइन है आप लोग का, यहाँ पर भी तो आपका एंगल 0 हो रहा है। अगर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी तो डिवाइड में क्या चाहिए, x by 2 का पावर 4, x by 2 का पावर 4, x to 4 by 16 है ना। अच्छा इसको चलो बाद में करते हैं, पहले हिसाब कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका, तो समझ आ गया ना। तब अगर लिमिट की मतलब लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो अगर यहाँ पर अगर अपन लिमिट अप्लाई करूंगा तो sin स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 sin स्क्वायर ऑफ x by 2 sin स्क्वायर ऑफ x by 2 डिवाइडेड बाय x raised to 4 into sin raised to 4 x by 2 ऐसा बनता है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पर अगर sin to 4 x by 2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर sin to 4 x by 2 से मल्टीप्लाई भी किया होगा है ना, तो डिवाइड किया तो सामने मल्टीप्लाई भी करूंगा। इसका आंसर क्या बनने वाला है 1। अब वही लिमिट की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी तो लगेगा, यहाँ पर जब लेगा तो एंगल 0 हो रहा है, तो डिवाइड में क्या चाहिए x to 4 by 16, ऑलरेडी x to 4 है, डिवाइड बाय 16, फिर लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर कितना 1, तो बचा क्या 2 by 16 का आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 by 3, ठीक है। बचा फिर अच्छा सॉरी फिर तो बोनस दे दूंगा मैं, क्योंकि कंटिन्यूटी आ गया, ध्यान नहीं दिया कि तुम लोग का लिमिट एक्सिस्टेंस से सबके जान दो। उसके बाद का स्टेप होता है एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, तो कोई नहीं उसको बोल लो 7 पेज है अगर इसमें एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, डिफरेंशिएशन करना है किसका 1 plus x raised to 4 plus x raised to 8 डिवाइड बाय 1 plus x square plus x raised to 4। अच्छा मुझे बताओ ये जो 1 plus x square plus x raised to 4 उसके दो फैक्टर कौन से होते हैं, और आई डोंट मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा बैठे जिसकी आइडेंटिटी नहीं आती है, अगर नहीं आती है फिर भी आप यहाँ बैठे हो तो फिर तो गलत बैठे हो। 11th में मैंने आप लोगों को दो ही आइडेंटिटी एक्स्ट्रा सिखाई है, तो 9th 10th में आप नहीं पढ़ते हो, एक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और एक ये वाली क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, इसके दो फैक्टर्स कौन से हैं 1 plus x plus x square या x square plus x plus 1 एंड दूसरा x square minus x plus 1, ये इसके दो फैक्टर हैं x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1, ये 1 plus x square plus x raised to 4 के फैक्टर हैं। अब इसके क्या फैक्टर्स होंगे, इसी के अकॉर्डिंग अगर चल तो x raised to 4 plus x square and x raised to 4 minus x square plus 1, इसको नहीं करता फैक्टराइज, इसको दो फैक्टर कर लेते तो ये और ये तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है x raised to 4 का डिफरेंशिएशन। अच्छा काफी सारे बच्चों ने इसमें डिवीजन रूल वगैरह अप्लाई किया होगा तो बेवकूफी होगी, क्योंकि आपको ऊपर फैक्टराइज हो रहा है नीचे का टर्म पूरा कैंसिल हो रहा है, तो नहीं करूंगा मैं। x raised to 4 का x raised to 5 by 5, x square का x cube by 3, 1 का x, ये इसका डिफरेंशिएट हो गया पूरे का, इन्होंने आंसर ऑलरेडी दिया हुआ था, सॉरी इंटीग्रेशन x raised to 4 का 4x cube, x square का
2x और 1 का 0 और इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि ax³ plus bx है। Then find the value of a and b. What is value of a? 4. What is value of b? a4 और b minus 2 है तो b आंसर होगा। तो मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूं कि डिफरेंशिएशन करने से पहले चेक करो क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है, उसके बाद फिर आप डिफरेंशिएट करें। Let A and B be the two events. Let A and B be the two events such that the probability that exactly one of them will occur 2/3. तो ये बता सकते मुझे exactly one of them occur is 2/3. A और B दो इवेंट है। मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका क्या है, वेन डायग्राम। exactly one of them का मतलब क्या, या तो A होगा तब B नहीं हो सकता, B हुआ तो इसको लिखोगे कैसे आप, P of A प्लस P of B माइनस 2 टाइम, मुझे एक भी नहीं चाहिए ना इंटरसेक्शन भी, ना A में चाहिए ना B में चाहिए, ये कितना दिया हुआ है 2/3। Let A and B be the two events such that the probability that exactly one of them occur is 2/3 and the probability that A और B occurs होगा, है ना, वो तो समझ में आएगा प्रिंटिंग में चाहिए। तो that A और B occur is 1/2। अच्छा A और B का मतलब क्या हो जाएगा, A यूनियन B कितना दिया हुआ है, तो कैन प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर, तो ढूंढना के दोनों साथ होने के प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, P of A and B की फॉर्मूला P of A plus P of B minus P of, तो ये जो P of A plus P of B उसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्या होगा P of A plus P of B 2/3 plus 2 times P of A intersection P plus 2 टाइम और minus 1 टाइम, तो प्लस 1 टाइम बाकी रहेगा, है ना, और किसके बराबर है ये सब कुछ, इक्वल टू 1/2, 2/3 को शिफ्ट करो, 1/2 minus 2/3, 1/2 minus 2/3, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नहीं होना चाहिए ना। फिर वापस क्वेश्चन कर लेता हूँ। Let A and B be the two events such that exactly one of them occur is 2/3. Exactly one of them occur is 2/3. इसके अंदर ये वैल्यू प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग, ये 2/3 नहीं है, ये 2/5 है, जो टाइप करते टाइम मिस्टेक रहेगी, 2/5
5 वरना अभी तो नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव में आंसर नहीं होगा, तो 2/5 होगा। तो फिर क्या हो जाएगा आंसर 5 - 4 तो 1/10 ना, तो 1/10 होगा, तो फिर आंसर ही 0.1, तो डी आंसर होगा। तो ऑप्शन ही मतलब वो वैल्यू गलत दिया हुआ है, पर ये आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन करोगे कैसे? ये क्वेश्चन करने का सबसे सीधी तरीका वेन डायग्राम बनाओ। फिर देखो 11 पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब समझाओ, क्या दिया हुआ है उसमें वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का? इंटरसेक्शन भी 0 होता है। अच्छा, किसी की भी प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? 0 से 1। एक चीज तो उसमें देख के समझना है कि बस मुझे रेंज का यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन आप लोगों को? लेट E1, E2 and E3 be 3 mutually exclusive events. Mutually exclusive events means E1 intersection E2 की probability 0, E2 intersection E3 की probability 0, E1 intersection E3 की भी probability 0। तो intersection की probability क्या हो जाएगा? 0। P of E1 दिया हुआ है, P of E2 दिया है, P of E3 दिया है। पूछा क्या? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अगर P1 एंड P2 है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का मतलब क्या है? मुझे रेंज पता करना है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और तो रेंज फाइंड करना, तो मुझे प्रोबेबिलिटी की रेंज पता है, तो इसमें आपको 4 चीजें चेक करनी पड़ेगी। कैसे 4 चीजें? तो कॉमन सेंस चलाओगे अपना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या दिया हुआ आपको? 2 + 3p/6, जो किसके बीच में होना है? 0 से लेके 1 के बीच में। किसके बीच में होगा? 0 से लेके 1 के बीच में, करेक्ट। 6 को तो सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कर ही सकता हूँ, बिकॉज 6 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। और फिर 0 2 को भी शिफ्ट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा इस तरफ? -2, यहाँ 3p, यहाँ पर 6 × 1 is 6, 6 - 2 is 4। व्हाट इज रेंज ऑफ p? -2/3 to 4/3, ये 3 लेसन है। अब ऐसे और 3 बनेंगे। कैसे? अब E2 भी तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या दिया हुआ है? 2 - p/8, 2 - p/8 करें अगेन 0 to 1, वापस 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को शिफ्ट करूंगा तो -2, 2 को उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो 6, माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो p is greater than equal to -6 to 2। ये आप लोग का दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरा p of E3 भी दिया हुआ है, कितना है p of E3? 1 - p/2, उसको भी किसके बीच में होना है? 0 से लेके 1 के बीच में, राइट। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। 1 को शिफ्ट करोगे तो -1 - p, 2 - 1 is 1, -n हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी। पर ये तीनों भी नहीं होगा, अभी और एक भी होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्यों दिया होगा? क्योंकि हमारे पास ये भी तो है कि E1, E2, E3 की तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी तो 0 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए, पर तीनों में से किसी एक की होने की भी तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। पर प्रोबेबिलिटी दुनिया में किसी की भी किसके बीच में होती है? तो तीनों में से कोई एक भी होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में होगा। इसकी फॉर्मूला के हिसाब से क्या होती है? इसकी फॉर्मूला P of E1 + P of E2 + P of E3 माइनस, तो जो माइनस P of E1 इंटरसेक्शन E2 को उसका आंसर कितना? 0, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दिया हुआ है। माइनस P of E2 इंटरसेक्शन E3 0, माइनस P of E3 इंटरसेक्शन E1 0, प्लस P of E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 भी। जब दो का इंटरसेक्शन 0 है तो तीनों का भी इंटरसेक्शन 0 ही होगा। तो बचेगा क्या? फिर P of E1 + P of E2 + P of E3, बाकी सब तो 0 हो गया। अब इसका अगर एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम कितना होगा? 6, 8 और 2 का 24 ना, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 + 12p
इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस 3p, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस 12p डिवाइड बाय 24 प्लस 12p माइनस 12p, कैंसल 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 26, एक बार कैलकुलेशन पर चेक कर लेना, तो 26 माइनस 3p डिवाइड बाय 24, p of e1 प्लस p of e2 प्लस p of e3, ठीक है। अच्छा, ये जो p of e1 यूनियन e2 यूनियन e3 का जो आंसर है उसको भी किसके बीच में होना है? 0 से 1 के बीच में। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 24 पॉजिटिव वैल्यू है, इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर 26 फिक्स करूंगा तो -26 माइनस 3p लेस देन इक्वल टू -2, -3 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज p ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 बट लेस देन इक्वल टू 26/3, ये आपका फोर्थ रिलेशन। अब आप फाइनल आंसर कौन सा होगा? चारों का इंटरसेक्शन होगा, चारों को सेटिस्फाई करना चाहिए पीछे। तो चारों का इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे सीधी तरीका नंबर लाइन। सबसे पहला का -2/3 से चालू हो रहा था, कहां तक जा रहा था? 4/3 तक। दूसरा उसी के नीचे ड्रॉ कर लेते, p -6 से चालू हो रहा था, तो -6 इसके लेफ्ट हैंड साइड में कहीं होने वाला है और 2 तक जा रहा है, तो 4/3 के आगे होगा, यह है तीसरा पॉसिबिलिटी। p इन बिटवीन -1 to +1, -1 कहां होगा? इसका इसके बीच में होगा कहीं, -1 यहाँ कहीं है और +1 इसके आगे कहीं होगा, सही है। ये तीन हो गए। अब लास्ट वाले की रेंज क्या है? 2/3 से ग्रेटर बट 26/3 से स्मॉलर। 2/3 1 के भी आगे होगा, 2/3 यहाँ कहीं होगा और कहां तक गया? 26/3, तो 26/3 तो बहुत बड़ा हो गया। अब देखो इन सब का इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा है? चारों का अगर चेक करोगे 2/3 से लेके कहां तक गया? 1 तक, तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2/3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। क्या करोगे? इन दोनों का एडिशन पूछा आप लोगों को, तो 2/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5/3। इसमें से बीच ये क्वेश्चन है कि भाई आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। क्वेश्चन का कंसेप्ट कुछ नहीं। नेक्स्ट 14 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला नीचे क्या बोला है? 14 क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए वेरिएंस x is 4, वेरिएंस x का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए वेरिएंस x is 4, मतलब वेरिएंस मींस x इज ए वेरिएबल यूनिट, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है? 4, करेक्ट। फिर क्या बोला है? 14 क्वेश्चन में y इक्वल टू 3x प्लस 7/4 मतलब 3/4x प्लस 7/4 लिख सकता हूं, हो सकता है सर। x का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 4, अब वही x को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 3/4, तो आपके स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या फर्क पड़ता है? स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं किसी वेरिएबल को किसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो कौन सा कंसेप्ट हुआ? चेंजिंग ऑफ स्केल। चेंजिंग ऑफ स्केल से स्टैंडर्ड को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना ही फर्क पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाई हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसी से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 3/4 3, अभी जब 3 है फिर मैंने उससे प्लस 7/4 किया हर वेरिएबल में, तो कोई फर्क पड़ता है? चेंजिंग ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन 3 यूनिट है। 25 के पहले वो किसी को बेटा होता है लगी 25 इसको कोई नहीं सारा तो नहीं है, तो वही तो करना है अपने को घर जाके, इसलिए किसी को एनालिसिस बोलते हैं। 17 ओके,
17 तो मेरे हिसाब से 22 और 23 का पूछा गया क्वेश्चन, अगर पीवाईक्यू जिन्होंने कर रखा होगा स्टैंडर्ड तो क्वेश्चन बीच में आया होगा, मुझे ध्यान रखिए नहीं पूछा गया क्वेश्चन। क्या बोला है 17 में, लेट 9 इक्वल टू x1, मतलब सबसे पहला यूनिट कितना है x1, x2 उससे बड़ा है, x3 उससे बड़ा है, कहां तक जा रहे हो आप, x7 तक जा रहे हो। b इज एपी विद कॉमन डिफरेंस d, ये सब एपी में जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो मुझे बता सकते हैं x2 क्या होगा। अगर x1 अगर मेरा 9 है तो x2 कितना 9 प्लस d, x3 कितना 9 प्लस 2d, तो x7 कितना 9 प्लस, जिस तरह की मेरे पास एक ही अननोन है d मुझे पता करना पड़ता होगा, तो आगे कुछ दिया होगा, if the standard deviation of x1 to x7 is 4 and the mean of x bar plus x6 is equal to, then we have to find the x bar plus x6. okay, x bar फाइंड करना है, x bar का मतलब क्या होगा, इन सब का एडिशन डिवाइड बाय 7, अच्छा इन सब का जब आप एडिशन करो तो 9 कितनी बार आएगा, 7 टाइम, तो 9 7 जा 56, बाकी d प्लस 2d कहां तक 60 तक, तो d कॉमन निकाल के 1 से लेके 6 का एडिशन, अच्छा 9 7 फिर d प्लस 2d अप टू द 60, तो d कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 3 अप टू द 6, तो 1 से लेके 6 का एडिशन n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, तो मैन्युअली भी काउंट कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया x bar इक्वल टू 63 प्लस 21d डिवाइड बाय 7, वापस 7 से अगर कैंसिल कर लूंगा तो क्या बचेगा 9 प्लस 3d, x bar क्या है मेरा 9 प्लस 3d, फाइनली हमें क्या फाइंड करना है x bar प्लस x6, x bar आया 9 प्लस 3d, x6 कितना है 9 प्लस 5d, x6 क्या होगा 9 प्लस 5d, तो अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है 18 प्लस 8d, मतलब d फाइंड करना है, मतलब d मिलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और d पता करने के लिए क्या दिया क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन, और स्टैंडर्ड डिवीजन की फॉर्मूला रूट ऑफ सिग्मा x स्क्वायर बाय n मतलब 7 माइनस x बार, मतलब सिग्मा x स्क्वायर मतलब x बार ही होगा जो कितना है सर 9 प्लस 3d का होल स्क्वायर। अब सिग्मा x स्क्वायर का मतलब क्या कि इन सब का स्क्वायर का एडिशन, अब इन सब का स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आप लोगों को इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 स्क्वायर कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा 7 टाइम, और 81 into 9 स्क्वायर 81 होता है ना, तो 81 टाइम 7 कर लेता हूँ, प्लस जब इनका स्क्वायर किया होगा तो मिडिल टर्म भी आया होगा, इसका मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म 36d, हर एक से क्या कॉमन निकाल रहा होगा 18d, क्या बचेगा आंसर 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक 6 तक, 6 तक हमें ही है, ऑब्वियसली 6 तक बचेगा। अब इतना आप लोगों को फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए, ब्रेक एक स्टेप लिख हो गया और बचना टाइम नहीं होता हमारे पास, फिर इसका थर्ड टर्म में चले जाते तो d स्क्वायर 4d स्क्वायर, उससे 9 प्लस 3d का स्क्वायर तो 9d स्क्वायर, तो हर एक में से क्या कॉमन d स्क्वायर, क्या रहेगा अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके कहां तक 6 स्क्वायर, सही है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना होता है 5 6 7 18d into 1 to 6 का एडिशन 21 अभी किया था, है ना, और 1 स्क्वायर से लेके 6 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से लेके 6 स्क्वायर कौन सी फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर की फॉर्मूला n into n मतलब 6 n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by 6, तो 6 और 6 वापस कैंसिल, और ये सब सिग्मा अगर स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है इसको पहले सोल्व करते हैं फिर इसको देखते हैं कितना आ रही है 557 प्लस 18d into 21 कितना देगा 370, चेक कर लो ये है, तो ये आप लोगों को क्या बना सिग्मा x स्क्वायर, राइट, अगर सिग्मा x स्क्वायर के नीचे क्या है डिवाइड बाय
7 अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो हो रहा है 7.5 ये जैसे 7 से डिवाइड होगा 81 बचेगा ये है ना। इसको जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 54d बचेगा और इसको जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 13d स्क्वायर बचेगा। ये सिग्मा x स्क्वायर बाई 7 का आंसर है क्योंकि मुझे सिग्मा x स्क्वायर बाई 7 चाहिए। अब स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑलरेडी गिवन 4, रूट हटाने के लिए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर बाय 7 जो कितना है 81 प्लस 54d प्लस 13d स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3d का स्क्वायर 9 का स्क्वायर तो 81 मिडिल टर्म 54d और लास्ट टर्म 9d स्क्वायर प्लस 81 माइनस 81 कैंसिल प्लस 54d माइनस 54d कैंसिल 13d स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर 4d स्क्वायर इक्वल टू 16 तो d स्क्वायर इक्वल टू 4 तो d इक्वल टू 2। अब d अगर 2 है तो यहाँ पर 2 रखूंगा तो 8 2 16 18 प्लस 16 तो थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है बट ये सिंपल ही है। तो इसका 18% तो लास्ट क्लास में बताया था। और देखो कोई रह गया और 20 तक में ठीक है। आगे इंटीजर में कोई क्वेश्चन बताओ 24 देखो क्या दिया 24 में अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड अपने से गुम हो जाता है 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड से। फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड n कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी पेड। जो बाकी के 51 कार्ड बचे उसमें से मैंने n कार्ड सिलेक्ट किया तो मेरा टोटल आउटकम बताओ पहले क्या होगा। 51 में से अगर n कार्ड सिलेक्ट करूंगा तो 51 cn राइट n कार्ड का ड्रॉन n आर फाउंड टू बी पेड और मैंने जब निकाला तो मुझे पता चला वो सारे पेड आ रहे हैं। जितने भी कार्ड निकले सारे के सारे कौन से आ रहे हैं पेड होते हैं कितने 30। तो आपको पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड टू बी पेड इज 11/50 देन n इज इक्वल टू और आपको पूछा बोल दिया गया कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी जो है लॉस्ट कार्ड की जो पहले कार्ड गुम हुआ था अच्छा जब कार्ड अगर पूरा इवेंट हो तो मान के चलो कभी मेरा 51 कार्ड से यहाँ से लेते हुए खेलते खेलते ऑफिस तक जा रहा मेरे से एक कार्ड रेंडमली गिर जाता है। जब मेरे से एक कार्ड रेंडमली गिरेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी या तो वो कार्ड जो मेरे से गिरा होगा कि पूरा क्वेश्चन मुझे स्पेड के रिलेटेड सोचना है। तो मेरे से जब एक कार्ड गिरेगा तो क्या क्या चॉइस है या तो कार्ड स्पेड का होगा या तो स्पेड का नहीं होगा। मेरे से स्पेड का कार्ड गिरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जो कार्ड मेरे से गिरा है उसकी वो कार्ड स्पेड का होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52। अब मैं कहाँ पहुंचा ऑफिस में। अब ऑफिस में पहुंचा तो मेरे हाथ में कितने कार्ड है 51। अब मेरे हाथ में कितने कार्ड है 51 उसमें से मैंने कितने कार्ड पिक किए अभी तो इवेंट खत्म नहीं हुआ। वो कार्ड गिरा फिर जो कार्ड बचे उसमें से मैंने n कार्ड सिलेक्ट किया बाकी के 51 कार्ड में तो उसको क्या लिखूंगा 51 cn राइट। और फिर क्या बोला गया कि जो आप n कार्ड सिलेक्ट करो सारे कौन से कार्ड है पेड के कार्ड सारे के सारे किसके कार्ड है पेड का। आपके पास उस 51 कार्ड में से पेड कितने थे 12 क्योंकि एक तो आपने घुमा दिया तब आपके पास कितने बचे थे 12। इसका जो n कार्ड निकले उसकी 12 में से निकले होंगे तो सारे के सारे पेड के कार्ड निकलेंगे। जब आप n कार्ड सिलेक्ट करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब मेरा इवेंट खत्म हो
ये पहला केस हुआ, अभी तो केस बाकी है। कैसे केस बाकी? क्योंकि आपने तो मान लिया कि आपने जो कार्ड गुम किया वो पेड का है, पर ऐसा भी तो हो सकता है वो कार्ड पेड का ना भी हो। तो अगर वो पेड का कार्ड नहीं होता, अगर वो पेड का कार्ड नहीं होता तो वो कार्ड किसका होता? और किसी का होता। तो विदाउट पेड कितने कार्ड बचते हैं? 39। अगर पेड नहीं तो कितने कार्ड बचते हैं? ध्रुव यहां पर ध्यान, ये कर लो। अगर पेड का नहीं है तो बाकी किसी का गिरा होगा, तो 39 बाई, फिर मैं कहा पहुंच ऑफिस में, कितने कार्ड है मेरे हाथ में? 51। उसमें से मैंने कितने कार्ड निकाले? n। उसमें मैंने कितने कार्ड निकाले? n। अब मैं, ये तो मुझे पता है कि जो भी n निकाल रहा हूँ पेड की। अब उस 51 का पेड कितने हाथ में? 13 के 13। इस तरह के जो आपका डिसाइड आउटकम को 13 में से n निकाल होगा। जब मेरे से एक कार्ड गिरा है तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है? ये मेरा टोटल आउटकम है। डिसाइड आउटकम क्या हो सकता था कि जो आपके पास गिरा था कार्ड वो हो सकता था कि स्पेड का, और हो सकता था कि स्पेड का ना भी हो, बट उन्होंने दिया था तो जो कार्ड गिरा था स्पेड का ही था। बोला है ना उसमें, देखो जो कार्ड गिरा है वो स्पेड का कार्ड। इसका कि मेरा डिजाइड ये है कि मेरे से जो कार्ड गिरना चाहिए वो स्पेड का ही कार्ड गिरना चाहिए। ये मेरा डिजाइड आउटकम है 13/52 into 12cn divided by 51cn। और इसका आंसर उन लोगों ने दिया हुआ है 11/50। तो पूछा इनकी वैल्यू निकालिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा हो गया। मैंने कंडीशन दिया था कि जो कार्ड आप निकाल रहे हो स्पेड के ही निकल रहे हैं, तो आपने जो कार्ड घुमाया था वो भी स्पेड का होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 11/50 है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको 12th बोर्ड में बहुत पूछते हैं। जेडब्ल्यू में तो कुछ नहीं पूछते, बट 12th बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब क्या इसको सोल्व करना है? इसको जब आप सोल्व करोगे तो नीचे का जो 52 into 51 cn होगा, हर जगह से कैंसिल ही होने वाला है। क्या बचेगा? 13 की कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो तो क्या बचेगा? 12cn अपॉन 12cn प्लस 3 टाइम्स 13cn इक्वल टू 11/50। ये ठीक है? ओके। अब देखो 12cn मेरे हिसाब से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, या तो ठीक है 12cn है तो आप एनसीओआर की फॉर्मूला लगाओगे। एनसीओआर की फॉर्मूला लगाओगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। 12cn को ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ तो 1/1 प्लस 3 टाइम्स 13cn अपॉन 12cn। तो हर जगह तो ना लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखता हूँ 13cn की फॉर्मूला 13cn by 12cn सोल्व करना है। 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू 13 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12cn। व्हाट इज 12cn? 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू 12 माइनस n फैक्टोरियल। फिर क्या करते हैं हम लोग? फैक्टोरियल को कैसे करके हटवा देते हैं। उसके लिए बड़े नंबर को छोटे नंबर में ले जाते हो। 13 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 13 इनटू 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। 12 माइनस n बड़ा या 13 माइनस n बड़ा? कौन बड़ा? 13 माइनस n। तो ये 12 माइनस n फैक्टोरियल को ऊपर ले जाऊं और 13 माइनस n फैक्टोरियल को नीचे लाके उसको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो 13 माइनस n के बाद कौन आएगा? ये कैंसिल, सही है ना? तो क्या बचा यहाँ पर? 13 अपॉन 13 माइनस n इज इक्वल टू 11/50। ठीक है ना? तो अगर आप लोग अगर यहाँ पर एलसीएम ले लेते हो तो ऊपर क्या बचेगा? 13 माइनस n डिवाइडेड बाय 13 माइनस n प्लस 39। 13 माइनस n प्लस 39 इज इक्वल टू 11/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 13 into 50 650 माइनस 50n 39 प्लस 30 52 into 11 52 into 11 572 माइनस 11n। 650 में से 572 जाएगा तो
70 और 50 उस तरफ गया तो 50 माइनस 11 है 39 है, तो n इक्वल टू, तो ये पेपर का अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो कि जिसमें सोचना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छे से लोगों को समझना दें बोलना क्या करता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, ये आपको समझ आया क्या हुआ, वापस समझाता हूँ। पूरा इवेंट को अगर आप देखोगे पूरे पीएन की प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपको इवेंट पहले से लेके स्क्रैच से लेके जब तक एंड नहीं होता तब तक समझ आना चाहिए। पूरे इवेंट में हुआ क्या, सबसे पहले इस पूरे इवेंट में सबसे पहले क्या हुआ, कार्ड गुम हुआ, और जब कार्ड गुम हो रहा होगा और पूरे क्वेश्चन में हमें सुनना है कि हमारा जो पूरा थिंकिंग प्रोसेस है किसके अराउंड होना चाहिए, स्पेड के। तो मेरे से जब कार्ड गुम हुआ तो कोई चीज हो सकती है, या तो स्पेड का कार्ड होगा या तो नहीं होगा। तो अगर वो स्पेड का कार्ड है तो स्पेड का कार्ड गुम होने की प्रोबेबिलिटी 30/52, पर यहाँ इवेंट खत्म नहीं हो जाता। फिर जो बाकी के कार्ड बचे 50 और उसमें से मैं n नंबर ऑफ कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और वो जो n नंबर ऑफ कार्ड सिलेक्ट हो सारे स्पेड के ही आ रहे हैं, वो मेरी कंडीशन। तो मेरे हाथ में जब स्पेड का कार्ड गुम हो गया था तो मेरे हाथ में कार्ड बचे कितने थे स्पेड के, 12, टोटल कितने थे 51। निकलने के तो कोई भी निकल सकता था, बट निकला कौन, स्पेड ही निकला, तो 12cn/51 cn हो गया। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि जब आपने कार्ड घुमाया था तो स्पेड का ना भी हो, स्पेड का होने की 13/52 है तो नहीं होने की 39/52 होगा। बचे कितने कार्ड मेरे हाथ में 51, उसमें से मैंने n कार्ड पिक किया, रेंडमली सिलेक्ट किया, बट वो जो रेंडमली सिलेक्ट करो सारे कार्ड कैसे हैं, स्पेड के ही हैं। अब स्पेड हाथ में कितने 13, तो 13 में से कोई भी है ना सकते थे। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है। तो मेरा टोटल आउटकम हो, फिर तो टोटल आउटकम का जो हो सकता है सब कुछ लिखते हो ना आप लोग, है ना। और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी दी हुई कि जो कार्ड गुम हुआ तो किसका था, ये मेरा डिजायर्ड है, वो ऊपर आ गया। और इसका आंसर उन्होंने क्या दिया हुआ, समझ आया। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आए तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे बताना, तो मुझे पता चल जाएगा। आपको दिया जाए कि एक ए नाम का आदमी है, ए नाम का आदमी 60% केसेस में सच बोलता है, ट्रूथ बोलने के उसके चांसेस है 60%। वो एक गाइड को थ्रो करता है, सुनिएगा क्वेश्चन, तो इसमें आपको आंसर देना, अच्छे से सुनिएगा क्वेश्चन, है ना। अब दोनों मिलकर भी देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए नाम के आदमी 60% केसेस में सच बोलता है, जो भी स्टेटमेंट देता है उसमें 60% चांसेस को सच बोलता है, ठीक है। उसने एक डाइस को रोल किया, उसने एक डाइस को रोल किया और रिपोर्ट देता है कि डाइस पे 6 आ रहा है। उसने डाइस को रोल किया और क्या रिपोर्ट दिया, डाइस पे 6 आया। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी कि सही में डाइस में 6 आया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल आउटकम इज 6 इन द डाइस। वापस बताते तो क्वेश्चन दिन पर समझना। ए नाम का आदमी 60% केसेस में सच बोलता है, एक डाइस को रोल करता है, रोल करने के बाद वो रिपोर्ट क्या दे रहा है कि डाइस पे 6 आ रहा है। तो सही में डाइस पे 6 आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, करो कैलकुलेट बता। वो आदमी अगर आप अपने आप को लेके चलोगे ना तो तुरंत आंसर आएगा।
बोला आपने 6/3 कितना 3/30 आया ये मैं जिनका नहीं है इस पूरे इवेंट में सबसे पहले क्या हुआ होगा? ये पूरे इवेंट में सबसे पहले क्या हुआ? डाइस को थ्रो किया होगा। जब डाइस को थ्रो किया होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा, क्योंकि मेरा तो सारा सब कुछ उसी के बारे में सोचना है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो क्या यहाँ पर काम खत्म हुआ? नहीं। उसके बाद क्या किया उसने? रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया? कि डाइस पे 6 आया। 6 से आया और वो रिपोर्ट भी वही दे रहा है, मतलब सच बोल रहा है। उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी
60 बाई 100। ऐसा हो सकता है, हम ये मान के चले कि 6 आया, ऐसा भी हो सकता है कि डाइस पे 6 ना भी आया। 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। और उसने रिपोर्ट क्या दिया? रिपोर्ट क्या दिया? डाइस पे 6 आया। रिपोर्ट क्या दिया उसने? इसका कि वो झूठ बोल रहा है। 10 बोलने के अगर 60/100 है तो झूठ बोलने की। ये तो आपका टोटल आउटकम हुआ। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या चाहिए था? डाइस पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ये आपका डिसाइड आउटकम है। अगर इस तरह से आपका आंसर आ रहा है तो सही है, बाकी आंसर लेके आ गए हो बट लॉजिक गलत होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो बचेगा क्या नीचे? 60/260। 0 कैंसिल हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी क्वेश्चन, जिसमें कोई कंडीशन दी होती है उसके रिस्पेक्ट में छोड़ना। क्लियर? ठीक है। और कोई रह गया उसमें डाउट? कौन सा? अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, 25 ग्राम उसके पहले व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x? ये तो तुमने याद किया होगा। उस टाइम पर log का बेस क्या होता है? तो ही वो 1/x होता है, वरना 1/x नहीं होता है। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, एकदम सही बात है, बट उस टाइम पर बेस कैसा होना चाहिए? नेचुरल लॉगरिथम होगा तो ही log x का डिफरेंशियल 1/x। इनफैक्ट पूरे कैलकुलस में दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिया हो तो log का बेस हमेशा e ही होने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग को डिफरेंशियल चीज क्या होता है? log cos x of cos x। इसका मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना आता है log, और उसका बेस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, चेंजिंग ऑफ बेस प्रॉपर्टी। क्या होता है log a of b? क्या होता है? log b by भाई जिनको log की प्रॉपर्टी नहीं आती है उनसे नहीं होगा, और वैसे भी log की प्रॉपर्टी नहीं आती है तो बेस में बहुत प्रॉब्लम होगी। जाटनो प्रॉपर्टी वो आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये सब रिवाइज करना रहेगा। क्या होगा ये? log of cosec x डिवाइडेड बाय log of cos x। ये प्रॉपर्टी लगा है। अब बाय डिफॉल्ट बेस क्या लेके चलूंगा? e। और बाय डिफॉल्ट बेस क्या लेके चलूंगा? e। तब अगर इसका डिफरेंशिएट करना है आपको तो कौन सा रूल लगाओगे? डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। और किसका डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा रूल? डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग u by v का डिफरेंशिएट करने के लिए v को ऐसे रखोगे तो किसका डिफरेंशिएट करोगे? u का। log cosec x का डिफरेंशिएट 1 by cosec x into चेन रूल भी तो लगेगा। log cosec x का 1 by cosec x और फिर cosec x को अपने x मान लिया है, उसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cosec। b को ऐसे रखा, u का डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस। अब u को ऐसे रखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन log of cos x का 1 by cos x और cos x का माइनस साइन डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर। फिर आप सिंपलीफाई कर सकते हो, बट मेरे साथ समझ करो क्यों करने के लिए। सिंपलीफाई करने के बाद भी लास्ट में पुट क्या करने की जगह पर तभी कर लेते हैं। वैसे x को पाई बाय 4 रखना ही है तो डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद आपको x की जगह पर क्या रखना है? पाई बाय 4। अच्छा पहले देख cosec x यहाँ पर कट हो रहा है। x को पाई बाय 4 रखा, cos 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, cos 45 की वैल्यू ये log 1 बाय रूट 2 हुआ है ना। ये माइनस है मल्टीप्लाई में cos 45 1 cos 45 डिग्री वैल्यू 1 वो 1 हो गया। फिर यहाँ पर cosec 45 रूट 2 क्योंकि sin 45 का रेसिप्रोकल तो log e ऑफ रूट 2 sin 45 1 बाय रूट 2 cos 45 वो तो कट जाएगा। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ। इस 1 बाय रूट 2 को क्या मैं रूट 2 का पावर माइनस पर लिख सकता हूँ?
देख सकता हूँ। और log में पावर कहाँ जाता है, बाहर, वो माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस, तो log रूट 2 प्लस log रूट 2, ये न्यूमरेटर की बात है, अब डिनोमिनेटर में पुट करता हूँ, 2 log रूट 2 डिवाइड बाय cos 45 1 बाय रूट 2 cos 45, तो log 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा ये जो log 1 बाय रूट 2 है उसको रूट 2 का पावर माइनस में लिख सकते हो, वो माइनस में कहाँ जाएगा, बाहर, बट उसका स्क्वायर करना है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या हुआ नीचे log रूट 2 का होल स्क्वायर, तो एक बार कैंसल, तो फाइनली आपका डिफरेंशियल का आंसर कितना है, 2 बाई log रूट 2। ये डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, समझ आया। अब ये जो रूट 2 है उसको 2 का पावर कितना लिखोगे, 1/2, को पावर कहाँ जाएगा, बाहर, वो 1/2 जब बाहर गया, वो 1/2 जब बाहर गया तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 4/2। फाइनली मेरा आंसर आया 4/log, तो जहां पर बाय डिफॉल्ट log का बेस कितना है, e। अब आपको पूछा क्या था, log 2 into ये जो डिफरेंशिएशन किया तो 4/log 2, तो log 2 कैंसिल, आंसर है। अरे मैं आपको पहले ही बताया log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, बट कभी होता है जब बेस e हो, नहीं हो तो e बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, जिस हम लोग का अभी चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने वहां तक ही पढ़ाया था, जैसे बाकी सारे बच्चे लिमिट्स और प्रोबेबिलिटी में बिजी थे उस टाइम पर, तो मैंने वहीं तक अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था, कि जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले भी किया था हमने, एनसीईआरटी लेवल पे कहाँ तक हुआ था उस टाइम पर, आप लोगों को याद होगा, तो मॉड्यूलर राइट, मैंने वहीं तक वापस करवाया था, उसके बाद का टॉपिक अब से करूंगा, जिससे आप लोगों को मिस ना हो इसलिए, राइट। बट ब्रीफ में कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म, जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा पॉइंट को, x, y नाम को, कौन से प्लेन में, आर्गन प्लेन, उसको प्लेन को क्या नाम से बोलते हैं, आर्गन प्लेन। जो आप लोगों का ये एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको आप ग्राफ पेपर बोलते हो, ग्राफ पेपर का एक्चुअल नाम कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, तो ग्राफ पेपर तो स्टेशनरी वालों ने नाम दिया, बट एक्चुअल नाम क्या है उसका मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट प्लेन। उस कोऑर्डिनेट प्लेन में x एंड y बोथ आर रियल एक्सिस। अभी जब आप ड्रॉ करते हो तो उसमें x और y दोनों एक्सिस कैसे हुआ करते थे, रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर में x तो कैसा होता है, रियल, बट y कैसा होता है, इमेजिनरी। दिखने में अलग नहीं होता, दिखता तो वैसे ही, पर जब ये इमेजिनरी बनता है और ये रियल बनता है तो इनको कौन सा प्लेन बोलते हैं, आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का आर्गन प्लेन में होने वाला कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, x प्लस आई वाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैं पहले भी आपको फिर बता चुका था कि 11th का सबसे टफेस्ट चैप्टर में से माना जाता है, वो उन बच्चों के लिए टफ है जो इसको नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ता है। अगर जो बच्चा इसको बस मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से पढ़ेगा ना तो बहुत सिंपल है, अगर कोऑर्डिनेट ना आता हो तो, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अगर सही से क्लियर हो तो इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी लगेगा।
हर चीज को हम समझेंगे कैसे कोऑर्डिनेट आर्गन प्लेन की तरफ से। कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो भाई एक पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट आपका रियल है, y कोऑर्डिनेट आपका इमेजिनरी है। ठीक है, कौन सा इसको फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉर्मली वो साइकिल सबको याद होगा, i वाला i -1 -i 1, उसके बाद ये रिपीट होता रहता है। इसलिए कोई अगर पूछे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ i⁻33, तब क्या बोलोगे इमीडिएटली? अगर आपको इसका आंसर देना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ i⁻33, तो क्या बोलोगे? i कैसे आई 4 का साइकिल है, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर देख लेंगे, कितना रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पर आपके रुकने वाला है। सही है। फिर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट भी कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा, क्योंकि ये ऑलरेडी इमेजिनरी वर्ल्ड है, तो वहां पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होने वाला है, राइट। बट आप इक्वेट कर सकते हो। कोई आपको पूछे कि 2 + 3i = a + bi, तो हम क्या बोलेंगे, a = 2n, b = 3, वो सब हम कर सकते हैं, राइट। 8 सब्ट्रैक्ट वो सब कुछ से। अच्छा, प्योरली इमेजिनरी नंबर कभी सुनते हो तो क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या निकालोगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट, y एक्सिस पे होने वाला हर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। x एक्सिस पे होने वाले सारे नंबर को प्योरली रियल होगा तो y 0, प्योरली इमेजिनरी होगा तो x 0, करेक्ट। फिर अगर जब हम लोग किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं 2 + 3i/1 - i, तो हमें पता है कि नीचे i नहीं होना चाहिए, तो मैं तो बोलते हैं नीचे रूट नहीं रखना चाहिए। नीचे रूट होता है तो हम क्या करते हैं, वैसे नीचे i हुआ तो क्या करोगे, और रेप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके कंजुगेट पार्ट से। तो यहाँ पर फिर पिक्चर माना था कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या आता था, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z अगर x + iy है, देन व्हाट इज z बार, x माइनस। तो पूछे कि हम कंजुगेट में क्या करते हैं, तो आप मेथड की एक बोल सकते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पर इसको अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोचोगे तो हम क्या कर रहे हैं, इमेज फाइंड कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रियल एक्सिस की। क्योंकि अगर x, y अगर यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x, -y कहाँ होगा, नीचे। x तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ y का साइन ही तो बदल रहा है। x, y अगर यहाँ है तो x, -y कहाँ होगा, नीचे। तो आपने क्या किया, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इमेज ही तो निकाला है। 2 + 3i होगा, देन व्हाट इज इमेज। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है, इसका कंजुगेट क्या लिखोगे, 2 - 3i, तो कौन सा पॉइंट हुआ, तो 2, -3, 2, 3 का क्या है, इमेज, किसके रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो हमारे लिए कौन है, रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब आप लोग इमेज निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट। तो क्या बोलते हैं, कंजुगेट, राइट। तो कोई कुछ कंजुगेट क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास रियल इमेज तो देते हैं, पर किसकी रिस्पेक्ट, मिरर कौन है, इमेज देने के लिए बीच में मिरर भी तो चाहिए, तो मिरर कौन है, रियल एक्सिस, राइट, बराबर। और इसको यूज कहाँ करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे इसको सिंप्लीफाई करने तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 + i से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो नीचे 1 - i × 1 + i, a - b a + b a² - इसके बाकी ऊपर को सोल्व कर लेंगे, 2 + 3i², तो 2 - 3 -1 + 3i + 2i तो +5i। ये समझ आया। यहाँ पर जो 3i² आएगा, जब i² आएगा तो मैं क्या रखने वाला हूँ, i² की जगह पर -1। i को बोलते क्या है, i होगा। तो ये i² में -1 होगा तो माइनस प्लस, तो -1/2 + 5/2i। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर ऐसा ही दिखना चाहिए, x + iy। जब भी फाइनल आंसर लिखोगे तो ऐसा ही दिखना चाहिए, x + iy। इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट। इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और इसकी फिर प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वापस एक बार आपको बता देता हूँ। किसी भी कंजुगेट का कंजुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वापस
मैंने किसी का इमेज फाइंड किया, फिर वापस उसका इमेज फाइंड किया, तो जहां पे वही पहुंच जाओगे, राइट। सेकंड, इफ z plus z bar equal to 0, if z plus z bar equal to 0, तो इसका क्या मतलब निकालो? कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का एडिशन आपको 0 दे रहा है। If z plus z bar equal to 0, then z is purely imaginary number, तभी तो z plus z bar 0 आएगा। और z equal to z bar, then z और z bar सेम है, ऐसा कब हो सकता है? जब प्योरली रियल हो। आपको ऐसा कोई नहीं पूछने वाले कि z equal to z bar प्रूव करो या ऐसा कुछ नहीं। आपको क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा कि if z equal to z bar है, फिर कुछ कंडीशन देंगे तो सेम पर z जब मैं अज्यूम करूंगा तो उसमें आई वाई लूंगा ही कि z equal to z bar होगा ही तब जब वो प्योरली रियल नंबर हो। फिर इसकी वो सारी प्रॉपर्टी जो मैथमेटिकल जो अपने ऑपरेशन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई उसको आप सेपरेट कर सकते हो। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, उसके बाद उसका कंजुगेट लो, या पहले कंजुगेट ले लो फिर ऐड करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कंजुगेट लिया जाए या कंजुगेट लेने के बाद सब्ट्रैक्ट किया जाए, आंसर सेम ही होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप कंजुगेट लो या कंजुगेट लेने के बाद आप मल्टीप्लाई करो, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करो, उसके बाद आप कंजुगेट लोगे या कंजुगेट लेने के बाद आप डिवाइड करोगे, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैथमेटिकली चार जो ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चारों के अंदर आप कंजुगेट में अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, ये कंजुगेट को लेके था। फिर बाद में आया था पिक्चर में मॉड्यूलस, जहां पर फिर आपका एनसीईआरटी में इसके बाद नहीं है तो मुझे उससे पढ़ाना है आपको। तो मॉड्यूलस क्या करता है वो भी एक बार समझ लो या मुझे बता दो, मॉड्यूलस में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, क्या करके देता है मॉड्यूलस? डिस्टेंस बताता है। मॉड्यूलस क्या करता है? डिस्टेंस बताता है। z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। अगर यहाँ पर आपके पास पॉइंट है x, y, तो ये x, y का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? मॉड z। तो क्या बोला जाएगा? मॉड z। वो बेसिकली मॉड z नहीं होता है, वो मॉड ऑफ z माइनस ओरिजिन 0 होता है, पर वो 0 लिखना तो मतलब ना इसलिए लिखते नहीं, ओरिजिन को लिखते हैं ना अपने। तो बेसिकली जब भी आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ z। तो अगर यहाँ पर आपके पास अगर दो पॉइंट एक z1 है और एक z2 है, जैसे z1 अगर मुझे दिया हुआ है x1 प्लस आई y1, z2 दिया हुआ है x2 प्लस आई y2, तो ये z1 z2, ये z1 का कोऑर्डिनेट कौन हो जाएगा? x1, z2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसके बीच का डिस्टेंस को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते कैसे? मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। और इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस, अगर सपोज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बीच में नहीं डालते हो, आप नॉर्मल तरीके से सोचो तो भी आंसर यही आएगा। जैसे z1 माइनस z2 का मतलब क्या हो जाएगा? अब z1 में से z2 को माइनस करोगे तो रियल के साथ आएगा, तो z1 माइनस z2 की वैल्यू क्या होगी? x1 माइनस x2 प्लस आई ऑफ y1 माइनस y2। और मॉड्यूलस की फॉर्मूला के हिसाब से क्या करते हो? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कौन है? x1 माइनस x2, तो उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। बट जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए जो मिला हुआ आपको एग्जैक्टली मिला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलस क्या देते हैं आपको? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स। और इसकी प्रॉपर्टीज, तो मेनली इसकी प्रॉपर्टीज में चार प्रॉपर्टी। पहली, z का मॉड और z बार का मॉड सेम होता है, z का मॉड और z बार का मॉड सेम होता है, क्योंकि z क्या है? x प्लस आई वाई, तो उसका मॉड क्या बोलोगे? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, ये कौन सा पॉइंट है?
z बार x माइनस आई वाई है तो इसका मोड को क्या बोलोगे रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, पर माइनस वाई का स्क्वायर भी तो क्या बनेगा। और कोऑर्डिनेट की अगर कंसेप्चुअली देखें तो क्यों z का मोड और z बार का मोड सेम होता है, क्योंकि मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से लेके उसके इमेज का डिस्टेंस, इमेज तो अगर मैं मिरर के सामने खड़ा रह जाऊंगा तो मेरा इमेज का डिस्टेंस मिरर से उतना ही होगा जितना मेरा डिस्टेंस है, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसके बराबर होता है, मॉड z का होल स्क्वायर x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर ही तो हुआ। कब यूज करते हैं प्रॉपर्टी को कब यूज करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, वही एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया ना जाए और फिर भी मोड दिया जाए और मोड ढूंढना हो तो हर बच्चा कर लेगा, किसी भी फॉर्मूले में लगाने, बट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया नहीं हो फिर भी आप लोगों को मोड तो आपको इसको यूज करना है। और इसके रिलेटेड हम लोगों ने क्लास में दो क्वेश्चन किए थे, जब आप लोग लिमिट्स ऑफ ऑर्बिट में डिवीजन तो आप लोग क्या करोगे, जो लास्ट के क्लास हुए थे तो उसको वापस गो थ्रू कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ध्यान उस टाइम पर लिमिट्स ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे थे। फिर इसकी दो जगह पर आप मोड को सेपरेट कर सकते हो, कहाँ पर, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए उसके बाद उसका मोड लीजिए या मोड लेने के बाद मल्टीप्लाई करिए, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजुगेट के अंदर कैसा है कि चारों ऑपरेशन में फर्क नहीं पड़ता, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन, यहाँ पर सिर्फ किसमें फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में, प्लस माइनस में फर्क पड़ता है। इसमें प्लस में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है ना। आप माइनस में अलग कर पाओगे, आप सिर्फ अलग किसमें कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन। और ये प्रॉपर्टी पता होने से मेरा काम बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे, तो अगर हमें पूछे कि 1 प्लस 2i इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4i का मोड निकाल के दो, तो हमें अगर ये प्रॉपर्टी पता है कि मैं मल्टीप्लाई में भी अलग अलग हो सकता है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूंगा, तीनों में अलग अलग मोड लगा लूंगा। 1 प्लस 2i 1 माइनस आई मल्टीप्लाई में है उसका मोड अलग, और डिवाइड बाई 3 प्लस 4i तो उसका भी मोड अलग। 1 प्लस 2i का मोड कौन सा पॉइंट है, 1,2 तो उसका मोड √5। 1 माइनस आई कौन सा पॉइंट है, 1,-1 उसका मोड √2, और नीचे कौन सा पॉइंट है, 3,4 तो उसका मोड 5, 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5, तो आपका आंसर कितना हो गया, √10/5। ये डायरेक्ट हो गया, मुझे सिंप्लीफाई करना ही नहीं पड़ा। और ये सेपरेशन सिर्फ कहाँ कर पाएंगे आप, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। यहाँ तक कुछ एनसीईआरटी लेवल पे जब हमने डिस्कस किया था, जब अपने स्कूल के एग्जाम के लिए करवाया था, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था और हमने एनसीईआरटी पूरी कर लिया था, राइट। और यही चीजें मैंने वापस रिवाइज करवाया था, तो आप वापस क्लास जो हुए थे उसका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, तो अच्छे से वापस रिवीजन हो जाएगा। अब जो मेन पार्ट है प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट चारों क्वाड्रेंट में कैसे करते हैं। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान देना। अब नेक्स्ट जो आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं है बट जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये और इसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा, बट एक बार इसको आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, जो हमें क्या करते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा पॉइंट, x, y। अब चार पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो x और y कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
पहला केस क्या लेके चल रहा हूं मैं, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो x and y both are positive means point lying in the first quadrant. अब मैंने उस पॉइंट को ज्वाइन किया ओरिजिन के साथ, एक लाइन बनेगा। अगर लाइन बनेगा तो लाइन x के साथ कुछ एंगल भी बनाएगा, राइट। तो इस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है ना थीटा, उस थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। उस थीटा को क्या बोला जाता है, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। z आपका x प्लस आई वाई के जो थीटा है उसको क्या बोलता है, और वो थीटा क्या देता है आपको, स्लोप। तो थीटा से आपको क्या पता चलता है, तो कोई आपको पूछे कि आर्ग्यूमेंट का काम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो आपको स्लोप बताता है। वो क्या करेगा, आपको स्लोप बताएगा। एक्चुअली इसको लिखा जाता है इस तरह से, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ओरिजिन का o, बट ओरिजिन 0,0 होता है तो नॉर्मल हम लिखते नहीं, राइट। इसलिए वो आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिखाई देगा, बट वो है z माइनस 0, ये आपका z है, ये आपका ओरिजिन। तब अगर मुझे थीटा पता करना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है, तो मुझे मैं क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है y, ये डिस्टेंस कितना है x, तो व्हाट इज टेन थीटा, y बाई x। तो अगर मुझे y पता है, मुझे x पता है, तो मुझे टेन थीटा पता चलेगा, और टेन थीटा पता चलेगा तो थीटा भी पता चलेगा, राइट। केस 2, x इज नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया अगर मैंने, तो वापस बना तो लाइन, राइट। थीटा कौन होगा आपका, स्लोप हमेशा किसके साथ देखा जाता है, मतलब किसके साथ कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, कौन से डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा मेरा ये है जो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये डिस्टेंस कितना y, ये डिस्टेंस कितना x, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा पर डिस्टेंस तो ये एंगल को अल्फा नाम देना। तो व्हाट इज टेन अल्फा, व्हाट इज टेन अल्फा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बट आपको अल्फा चाहिए ही नहीं, आपको तो कौन ढूंढना है, थीटा। तो अगर अल्फा मिल जाएगा तो थीटा मिल जाएगा ना, क्या करोगे 180 माइनस। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पहले आपको अल्फा मिलेगा, थीटा कभी नहीं मिलेगा, पहले आपको अल्फा मिलेगा, उसको फिर हम 180 में से माइनस करेंगे तो थीटा मिल जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा, केस 3, x is negative and y is also negative, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज अल्फा, तो व्हाट इज टेन अल्फा, y बाई। अरे एक काम, एक चीज ये भी ध्यान में रखना, जब अगर ये x और y नेगेटिव है, बट मैं जब यहाँ पर y और x ले रहा हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि वो डिस्टेंस है, तो फिर आप मॉड लगा के रखो तो वो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो टेन अल्फा, अब मोड वाई बाई मोड एक्स से टेन अल्फा मिलेगा, टेन अल्फा मिलेगा, अल्फा मिलेगा, बट आपको अल्फा थोड़ी चाहिए, आपको तो थीटा चाहिए। तो थीटा कितना होगा, यहाँ तक 180, उसमें अल्फा 8 कर, यहाँ पर आप लोग का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा 5 प्लस अल्फा। या फिर अगर आप वहीं पर जाने के लिए अगर क्लॉकवाइज मूव करते आप यहाँ से यहाँ, तो क्या बोलूंगा इसको, क्लॉकवाइज जब आप चलते हो तो आप एंगल कैसे प्रेजेंट करते हो, नेगेटिव से। तो मैं अगर यहाँ से चालू करके अगर यहाँ तक आता हूँ तो कितना चला, कितना चला -5। मैं अगर यहाँ तक आ गया चलते चलते, तो मैं -180 पे आ गया, फिर मुझे क्या पता चला, भाई मुझे तो यहाँ रुक जाना था, तो मैं आगे निकल आया, तो वापस पीछे जाऊंगा, तो पीछे कितना जाओगे अल्फा, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर आपको वापस प्लस ही करना पड़ेगा। इट मींस 5 प्लस अल्फा आपको वहीं पहुंच जाता है जहां पर -5 प्लस अल्फा, राइट।
तो आपको दोनों इसलिए ध्यान रखना चाहिए बिकॉज आपको बहुत सकते कि हमारा आंसर इससे ढूंढा ऑप्शन में है ही नहीं है, ऑप्शन इसकी तरफ से दिया, फिर हमें ऐसा लगे कि गलत दिया हुआ ऑप्शन, फिर ऐसा नहीं है, इसलिए क्लॉकवाइज भी दे सकता एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि आर्ग्यूमेंट के अंदर एक पार्ट होता है जिसको द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो हमेशा -180 से 180 के बीच में होता है। तो आइडियली जब रिप्रेजेंट करना होता है आर्ग्यूमेंट तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के रेंज में रिप्रेजेंट करना होता है, और ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बाहर है, 180 में कुछ ऐड करना, इसलिए मोस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स में इसकी जगह पर वो लोग इसको देते हैं क्योंकि ये इसकी रेंज में है। बट -180 में कुछ ऐड करोगे नीचे में तो आओगे, इसलिए दोनों ध्यान में रखो। राइट, कौन सा केस बन गया? X is in मतलब X and Y both are sorry X is positive but Y negative, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? 4 X पॉजिटिव है बट Y नेगेटिव है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये Y बना, ये X बना, ये अल्फा है, तो व्हाट इज tan अल्फा? mod Y by mod X। तो आपको तो Y अल्फा मिला बट आपको तो थीटा चाहिए, तो क्या करूंगा थीटा के लिए? यहाँ तक है 360 में अल्फा हटा लेता हूँ, या फिर ये तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, अगर सिर्फ क्लॉकवाइज मूव करते तो इतना ही मूव करके पहुंच जाते जहां पहुंचना होता, पर इसको कैसे लिखोगे माइनस अल्फा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना होगा तो आप ये नहीं लिख पाओगे, ये रेंज के बाहर है, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो जब आप लोग आर्ग्यूमेंट पता करते हो तो सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में, मॉड्यूलस इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वाड्रेंट में क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर ही तो करना है, नेगेटिव भी होगा तो भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, बट आर्ग्यूमेंट में फर्क पड़ता है। इसीलिए जब भी हमें आर्ग्यूमेंट पूछा जाएगा किसी का भी तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये पता कर लेंगे कि आप कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है राइट। अगर आपको दिया जाए Z is equal to 1 plus I upon 1 minus I का आर्ग्यूमेंट निकालते हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम ये करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो x plus I by आएगा तभी तो मुझे पॉइंट पता चलेगा, पॉइंट पता चलेगा तभी तो मुझे क्वाड्रेंट पता चलेगा, तो उसके लिए नीचे से किसको हटाना पड़ेगा? I को, उसके लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई? 1 plus I से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बना 1 प्लस I का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना 1 माइनस I स्क्वायर, 1 प्लस I का स्क्वायर, 1 प्लस 2I प्लस I स्क्वायर डिवाइड बाय I स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया 2, I स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बना है 2I by 2, 2I by 2 is I, 2I by 2 is, ये कौन सा पॉइंट है, 0,1 पॉइंट कौन सा है, और कौन से क्वाड्रेंट, कोई भी क्वाड्रेंट नहीं होगा, कहाँ होगा ये एक्सिस पे होगा, कौन से एक्सिस पे होगा, इमेजिनरी मतलब पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड मतलब y एक्सिस पे है, तो फिर इसका आर्ग्यूमेंट क्या बोलूंगा, 90 डिग्री। पॉजिटिव y एक्सिस पे तो x के साथ कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री, तो हो सकता है कि आपका पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हो ही नहीं, वो एक्सिस पे हो, है ना, पॉसिबल है, तो उसके लिए फिर उसके हिसाब से आप लोग आर्ग्यूमेंट ढूंढना, करेक्ट। पर पहले आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, वहां से आप लोगों को अपना क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पे समझ आएगा, और फिर वहां से आप लोग अपना आर्ग्यूमेंट डिसाइड करना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसका आगे प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बाकी सब लोग ये लिख लो, आप लोग को डीपीपी बन करोगे, लोग प्रोबेबिलिटी जब बाकी लोग को कॉम्प्लेक्स करेंगे, अगर बाकी सब लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बेसिक है, डीपीपी 1 जो है ना आप लोग को पब्लिक की डीपीपी 1 वो पूरा इसी बेसिक पे ही है, राइट। तो उसके एक बार प्रैक्टिस करिए, और आप लोग करो प्रोबेबिलिटी के अंदर एमसीक्यू,
तो आप लोगों ने सिर्फ डीपीटी किया, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स का पीवाई कॉम्प्लेक्स का डीपीटी वन कर रहा फ्लो की बात है, आप लोग क्या करोगे प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू, तो उसमें आपने सिर्फ